नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत पिछले सेशन के रिकैप से करते हैं। पिछले सेशन के पहले सवाल के तौर पर हमने आपसे पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मत्स्य पालन क्षेत्र पर केंद्रित है और इसके सतत विकास के लिए एक फ्लैगशिप योजना के तौर पर यह कार्य करता है। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा है। यह दूसरा कथन था। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी दोनों ही कथन सही है। दूसरा सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, टिनोस्पोरा कोर्डिफोलिया यानी गिलोय भारतीय उपमहाद्वीप के पहाड़ी क्षेत्रों की स्थानिक प्रजाति है। दूसरा कथन, इसकी हृदय के आकार की पत्तियों के कारण इसका नाम हर्ट लिव्ड मून सीड पड़ा है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल 2। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन से संयुक्त अभ्यास भारत यूके के बीच आयोजित होते हैं? अजय वॉरियर, पासेक्स, कोंकण या फिर गरुड़ शक्ति? कूट की बात करें तो इसमें जो ऑप्शन सी है केवल 1, 2 और 3 ये सही उत्तर दर्शाता है, यानी कि अजय वॉरियर, पासेक्स और कोंकण ये तीनों भारत और यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के बीच संयुक्त अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। चौथा सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ताइवान का वायु रक्षा पहचान क्षेत्र यानी ADIZ एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त क्षेत्र है और वह इसमें किसी शत्रु एयरक्राफ्ट या विमान के विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है। दूसरा कथन, अमेरिका वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानता है। और तीसरा कथन, ताइवान जल संधि केवल ताइवान और चीन के मध्य स्थित है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 3। पांचवा सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने पारिस्थितिकी जोखिम रिपोर्ट यानी इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2021 जारी की है। इस रिपोर्ट की थीम अंडरस्टैंडिंग इकोलॉजिकल थ्रेट्स, रेजिलियंस एंड पीस रखी गई है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन गलत है या फिर है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। छठा सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, देश के केंद्रीय बैंक या रिजर्व बैंक RBI द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को अल्प अवधि के लिए जिस दर पर ऋण दिया जाता है रेपो दर कहलाती है। कथन 2, RBI जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेता है रिवर्स रेपो दर कहलाता है। और कथन 3 था, RBI द्वारा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बाजार में मुद्रा की आपूर्ति को कम करना उदार मौद्रिक नीति कहलाती है। इसमें से कौन से कथन सही हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। सातवां सवाल, माई पोर्ट ऐप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसे नागर विमानन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। कथन 2, यह विभिन्न घरेलू हवाई अड्डों पर सेवाओं के संबंध में पारदर्शिता को बढ़ावा देगा। इसमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और न ही 2। आठवां सवाल था, चर्चा में रहा मिशन कवच कुंडल निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। नवां सवाल था, लुजॉन जल संधि अलग करती है जावा और सुमात्रा को, जापान और ताइवान को, ताइवान और फिलीपींस को या फिर सिंगापुर और मलेशिया को? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ताइवान और फिलीपींस को। अंतिम सवाल था, शांति नोबेल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, 2021 में यह पुरस्कार पत्रकारिता के जरिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लोकतंत्र और स्थायी शांति की एक पूर्व शर्त की रक्षा के लिए किए गए प्रयासों के चलते दिया गया है। कथन 2, स्वीडन की संसद द्वारा शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन गलत है या फिर है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अब बात करते हैं अभ्यास प्रश्न की। हमने आपसे पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को 1936 में एशिया के पहले राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था तथा इससे पहले यह हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। कथन 2, इससे होकर बहने वाली नदी के नाम पर इसका नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान करने का प्रस्ताव रखा गया है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी दोनों ही कथन सही हैं। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क करने का प्रस्ताव रखा है, अतः कथन 2 सही है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को 1936 में एशिया के पहले राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था
इसे हेली नेशनल पार्क के रूप में भी जाना जाता था, इसलिए कथन 1 भी सही है। इसलिए इसका उत्तर है ऑप्शन सी, यानी 1 और 2 दोनों। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, नोबेल पुरस्कार केवल भौतिकी, रसायन विज्ञान, फिजियोलॉजी अथवा चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। कथन 2, डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। कथन 3, नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिए जाते हैं। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? केवल एक और दो, केवल 2 और 3, या फिर 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। हाल ही में फिलीपींस के पत्रकार मारिया रसा और रूस के दमित्री मुराटोव को अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए उनके संघर्ष को लेकर नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। नोबेल पुरस्कार 6 अलग अलग क्षेत्रों मसलन भौतिकी, रसायन विज्ञान, फिजियोलॉजी अथवा चिकित्सा, साहित्य, शांति और आर्थिक विज्ञान में अलग से दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है, इसलिए कथन 1 गलत है। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, इसलिए कथन 2 सही है। और नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिए जाते हैं, इसलिए कथन 3 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। दूसरा सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टाटा समूह ने 1932 में एयर इंडिया की शुरुआत की, लेकिन 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी तब सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया था। कथन 2, एयर इंडिया भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय वाहक है। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। टाटा सन्स ने एयर इंडिया को लेकर 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। इसके साथ ही टाटा ने एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी खरीद ली है। आपको बता दें कि टाटा ग्रुप्स ने 1932 में एयर इंडिया की शुरुआत की थी। 1947 में सरकार ने एयर इंडिया की 49% हिस्सेदारी खरीद ली थी। 1953 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और सरकार ने बाकी हिस्सेदारी भी खरीद ली, इसलिए कथन 1 गलत है। एयर इंडिया भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय वाहक है, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह किसी विशेष देश के ऋण में निवेश से जुड़े राजनीतिक जोखिमों का आकलन करता है। कथन 2, सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करने से बाहरी ऋण बाजारों में बॉन्ड जारी करने में आसानी होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे गलत है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है दोनों ही कथन गलत नहीं है, यानी कि दोनों ही कथन सही हैं। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के सॉवरेन रेटिंग आउटलुक को नेगेटिव से स्टेबल में बदल दिया है। साथ ही देश की रेटिंग Baa3 की पुष्टि भी की है। सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग SCR निवेशकों को किसी विशेष देश के ऋण में किसी भी राजनीतिक जोखिम सहित निवेश से जुड़े जोखिम के स्तर का आकलन करता है, अतः कथन 1 सही है। बाहरी ऋण बाजारों में बॉन्ड जारी करने के अलावा देशों के लिए एक संप्रभु क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करने का अन्य लक्ष्य विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करना भी है, इसलिए कथन 2 सही है। इसलिए सही जवाब हुआ ऑप्शन डी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। पाक बे योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसे 2017 में ब्लू रिवॉल्यूशन स्कीम के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। कथन 2, यह तमिलनाडु विशिष्ट एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या फिर है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही है। केंद्र सरकार गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों की इकाई लागत 80 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.3 करोड़ करने पर विचार कर रही है, ताकि इसे मछुआरों के लिए और अधिक आकर्षक बनाया जा सके। यह एक तमिलनाडु विशिष्ट योजना है जिसका मकसद राज्य के मछुआरों को 3 साल के भीतर 2000 वेसल्स उपलब्ध कराना और उन्हें बॉटम ट्रॉलिंग छोड़ने के लिए प्रेरित करना है, इसलिए कथन 2 सही है। इसे ब्लू रिवॉल्यूशन स्कीम के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था, इसलिए कथन 1 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। 5वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है? मानव पूंजी सूचकांक, विश्व विकास रिपोर्ट या फिर वैश्विक जोखिम रिपोर्ट? ऑप्शंस है केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2,
विश्व बैंक के अनुसार दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय वर्ष 2021-22 में 8.3% बढ़ने की उम्मीद है। विश्व बैंक द्वारा जारी प्रमुख रिपोर्ट मानव पूंजी सूचकांक और विश्व विकास रिपोर्ट है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट को विश्व आर्थिक मंच यानी WEF जारी करता है, इसलिए विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय अंतरिक्ष संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसके संस्थापक सदस्यों में लार्सन एवं टुब्रो, नाल्को यानी टाटा समूह के अंतर्गत, वन वेब, भारती एयरटेल, मैप माई इंडिया, वालचंद नगर इंडस्ट्रीज, अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड और इसरो शामिल हैं। यह नीतियों की हिमायत करेगा और साथ ही सरकार और उसकी एजेंसियों सहित भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के सभी हितधारकों के साथ अपना जुड़ाव सुनिश्चित करेगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडियन स्पेस एसोसिएशन का शुभारंभ किया है। भारतीय अंतरिक्ष संघ की बात करें तो ISPA अंतरिक्ष और उपग्रह कंपनियों का प्रमुख उद्योग संघ है, जो भारतीय अंतरिक्ष उद्योग की सामूहिक आवाज बनने की आकांक्षा रखता है। यह संबंधित नीतियों की हिमायत करेगा और साथ ही सरकार और उसकी एजेंसियों सहित भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के सभी हितधारकों के साथ अपना जुड़ाव सुनिश्चित करेगा, इसलिए कथन 2 सही है। ISPA का प्रतिनिधित्व अंतरिक्ष और उपग्रह प्रौद्योगिकियों में उन्नत क्षमताओं वाले प्रमुख घरेलू और वैश्विक निगमों द्वारा किया जाता है। इसके संस्थापक सदस्यों में लार्सन एंड टुब्रो, टाटा समूह के अंतर्गत नाल्को, वन वेब, भारती एयरटेल, मैप माई इंडिया, वालचंद नगर इंडस्ट्रीज और अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड शामिल हैं, इसलिए कथन 1 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। 7वां सवाल, PM गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन परियोजना के लिए रूपरेखा प्रदान करेगी। कथन 2, यह स्थानीय विनिर्माताओं की वैश्विक पहुंच और उन्हें दुनिया भर में अपने समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धी बनाने में सहायक होगी। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM गति शक्ति राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा मास्टर प्लान योजना को लॉन्च किया है। PM गति शक्ति की बात करें तो यह राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन परियोजना के लिए रूपरेखा प्रदान करेगी, इसलिए कथन 1 सही है। इसका मकसद लॉजिस्टिक्स लागत में कटौती करना और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार करके भारतीय उत्पादों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है। यह समग्र बुनियादी ढांचे की नींव तैयार करने और अर्थव्यवस्था को एकीकृत मार्ग प्रदान करने में सहायक होगी। यह स्थानीय विनिर्माताओं को दुनिया भर में अपने समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धी बनाने में सहायक होगी, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। 8वां सवाल, चुशुल घाटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, चुशुल उप क्षेत्र पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग त्सो झील के उत्तर में स्थित है। कथन 2, इसके अंतर्गत ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप शामिल हैं। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन गलत है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। 10 अक्टूबर 2021 को चुशुल मोल्दो सीमा बैठक बिंदु पर भारत चीन सेनाओं के बीच कमांडर स्तरीय बैठक के 13वें राउंड का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान दोनों पक्षों के बीच की चर्चा पूर्वी लद्दाख में LAC के साथ साथ अन्य मुद्दों के समाधान पर केंद्रित रही। चुशुल घाटी की बात करें तो चुशुल सबसेक्टर पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग त्सो झील के दक्षिण में स्थित है, इसलिए कथन 1 गलत है। इसके अंतर्गत ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, गुरुंग हिल और मैगर हिल शामिल हैं। इसमें रेजांगला, रिक्विनला, द स्पैंगर गैप जैसे दर्रे भी शामिल हैं, इसलिए कथन 2 सही है। यह LAC के निकट लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसमें महत्वपूर्ण हवाई पट्टी भी है, जिसकी 1962 के भारत चीन युद्ध में अहम भूमिका रही थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। 9वां सवाल, रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, रूपपुर 1 बांग्लादेश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। कथन 2, इसका विकास भारत के तकनीकी और वित्तीय सहयोग से किया जा रहा है। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन गलत है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में
रिएक्टर प्रेशर वेसल की इंस्टॉलेशन वर्क का उद्घाटन किया। देश के दक्षिणी क्षेत्र में बांग्लादेश की सरकार अपना दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूपपुर 2 स्थापित करने पर विचार कर रही है। रूपपुर 1 परमाणु ऊर्जा संयंत्र बांग्लादेश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, इसलिए कथन 1 सही है। रूस के तकनीकी और वित्तीय सहयोग से इसका विकास किया जा रहा है। 2400 मेगावाट की इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र के 2024 तक शुरू होने की संभावना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अंतिम सवाल, दक्षिण पश्चिम मानसून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, लौटते हुए मानसून के दौरान उत्तर भारत में मौसम शुष्क होता है, वहीं प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी भाग में वर्षा का मौसम होता है। कथन 2, इस दौरान होने वाली वर्षा अंडमान सागर से उत्पन्न और दक्षिण प्रायद्वीप के पूर्वी तट को पार करने वाले चक्रवाती दाब से जुड़ी होती है। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के नवीनतम बुलेटिन के अनुसार भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी जारी है। दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की बात करें तो इसे साफ आसमान और तापमान में वृद्धि के साथ चिन्हित किया जाता है। इस दौरान उच्च तापमान और आर्द्रता की स्थिति के कारण उमस वाला मौसम यानी असहनीय मौसम हो जाता है, जिसे आमतौर पर अक्टूबर हीट के रूप में भी जाना जाता है। लौटते हुए मानसून के दौरान उत्तर भारत में मौसम शुष्क होता है, वहीं प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी भाग में वर्षा का मौसम होता है, इसलिए कथन 1 सही है। इस दौरान होने वाली वर्षा अंडमान सागर से उत्पन्न और दक्षिण प्रायद्वीप के पूर्वी तट को पार करने वाले चक्रवाती दाब से जुड़ी होती है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात विनाशकारी होते हैं, अतः कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी दोनों ही कथन सही हैं। अब नोट करते हैं आज के सेशन का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे भारत में विनिवेश के उद्देश्य है या फिर है? कथन 1, सरकारी खजाने पर राजकोषीय बोझ को कम करना। कथन 2, निजी स्वामित्व को प्रोत्साहित करना। कथन 3, बाजार में प्रतिस्पर्धा को बनाए रखना और बढ़ावा देना। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।